लाइव है क्लास, चलिए लाइव है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये बात आप सभी जानते हैं, कोई आम क्लास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मौजूद हो चुका हूं मैं, मौजूद हो चुके हैं आप लोग। और ये जो आपकी सीरीज है विजयी भव सीरीज, विजयी भव सीरीज का एम बिल्कुल क्लियर है कि इस बार दिल्ली पुलिस में आपको विजयी भव कराना है। और इस बार आपका सिलेक्शन इस लेवल पे होगा ना भाई साहब, मैं ये बता रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन के बाद जब आप छात्र आपस में भी मिलेंगे तो एक दूसरे को एक ही बात कहेंगे कि विजयी भव ने कमाल करके रख दिया था। और कारण इसके पीछे का ये है, इसमें जो क्वेश्चंस का कंपाइलेशन रखा जाएगा वो इस लेवल पे रखा जाएगा कि कोई क्वेश्चन इसके बाहर से आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आज तो मैं यहां पे करा रहा हूं आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी के 100 क्वेश्चन, टोटल इसमें मैं 300 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज हमारी सीरीज रहेगी कि मैं इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपको कराऊं, कल फिर 100, फिर परसों 100, उसके बाद हिस्ट्री, और इसको इसी लेवल पर हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, पीछे कुछ नहीं छोड़ेंगे और चीजों को इस स्तर पर आगे बढ़ाएंगे कि जिसे कहते हैं ना, भौकाल जारी है। और इस बार सिलेक्शन की आपकी बारी है, अब होगा असली भौकाल। और ये इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि ये 100 क्वेश्चन में से अगर आप 80 क्वेश्चन भी कर पाते हैं, इस 100 में से 80 क्वेश्चन भी आप कर पाए, तो आप ये मानिए कि आप बहुत अच्छे बालक हैं, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन कर पाए 70, तो आप मानिए कि हाँ ठीक है, थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन 60 से नीचे वाला कोई नहीं होना चाहिए। 80 प्लस ही आपको आज जाना है और चीजों को बढ़िया लेवल पर, मतलब हर एक लेवल तक की चीजों को हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, लेवल जो आपका रखा जाएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, 15 दिनों के अंदर मैं कंप्लीट चीजें आपको कराने वाला हूं। ये क्लास 1 है। और चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फेंकते हैं पहला सवाल। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। सवाल आप बताइएगा। सवालों का लेवल भी अच्छा रखा गया है, जैसा पेपर में आएगा बिल्कुल उसी लेवल का पेपर में रखा गया है, ठीक है। चलिए जी, अब समझना, निम्नलिखित में से कौन सा 1909 के अधिनियम की विशेषता नहीं है। देखो 1909 में आपको एक एक्ट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो एक्ट, जिसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो एक्ट जिसको बोला जाता है। अब पूछा यही जा रहा है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो मॉर्ले मिंटो एक्ट की नहीं है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए सर, चंबल के डाकू की तरफ से राम राम। राम राम भाई, ठीक है, सारे बालक राम राम कर दो, पर यहां सवाल का जवाब तो दे दो, ठीक है। सवाल है कि इसने मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की। हां सर, इसने की थी, क्योंकि दरअसल जो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, मॉर्ले उस समय भारत सचिव थे। भारत सचिव इंडिया स्टेट सेक्रेटरी देखने को मिलते थे, और मिंटो जो थे वो उस समय आपको वायसरॉय देखने को मिलते थे। और दोनों के माइंड में एक बात क्लियर थी कि यहां पर हमें सांप्रदायिक पंचायत शुरू करनी है, यानी हिंदू और मुस्लिमों को विभाजित करना है। तो यह चीज यहां पर हुई थी। इसने प्रांतीय मुद्दों को 2 भागों में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। जो केंद्रीय विधानसभा होती थी, इसमें सदस्यों की संख्या 16 से 60 करी, बिल्कुल करी, ये भी सही है स्टेटमेंट। इसने वायसरॉय गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को सहयोग प्रदान किया, बिल्कुल किया। वायसरॉय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय कौन ज्वाइन हुआ था, वो भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि प्रथम भारतीय इसी अधिनियम के बाद ज्वाइन हुआ, जिनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा, जिनका नाम आपको देखने को मिलता था सत्येंद्र नाथ सिन्हा, इनका नाम आपको देखने को मिलता था। और यही अगर मैं पॉइंटर्स के लेवल पे बात करूं, इसने प्रांतीय मुद्दों को 2 भागों में विभाजित किया, ट्रांसफर एंड रिजर्व नहीं भाई साहब, यह 1919 में हुआ था, ना कि 1909 में। तो करेक्ट लेवल पर अगर मैं बात बताऊं, ये जो बी मैटर है वो इससे रिलेट नहीं करता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ ने विनियमन अधिनियम पारित किया था। पूछा जा रहा है, जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा पारित किया गया था, और इसको भी सीक्रेट कमीशन के कहने पर किया था, ठीक है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीक्रेट कमीशन, यानी गुप्त समिति के कहने पर इसने यह पारित किया था। इसी के आधार पर भारत के अंदर पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल का पोस्ट बना। दूसरा इसमें काम यह हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल के पोस्ट बनने के बाद, कि भैया बंगाल के गवर्नर जनरल का पोस्ट बन जाता है और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। ये सारी चीजें आपकी होती हैं किसकी वजह से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से ऐसा संभव हो पाया। किसकी वजह से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से यह चीज संभव हो पाई, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं बात करूं, 86 में आपका संशोधनात्मक अधिनियम आया था, 81 में भी एक आया था, ठीक है, याद रखो। अगला सवाल,
तीसरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचन संविधान सभा के द्वारा हुआ था, यह मुझे बताना। इन विच ईयर द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड बाय न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसी के द्वारा भारत के अंदर अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। वो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, यह मुझे इसमें आप बताएंगे बिना परेशानी के। बिना परेशानी के आप इसके अंतर्गत मुझे बताएंगे कब हुआ था। इसमें आपको लगेगा कि सर अंतरिम सरकार का गठन ये सब होना ये कैसे ही पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम पॉइंट की बात करते हैं कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब हुआ, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब हुआ। सर जी कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, जो आता है आपका 1946 में मार्च के महीने में। फिर इसी के बेसिस पर आपकी एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तो सीधा आंसर होगा 1946। देखो बात यह आती है कि यहां पर जो इंटरिम सरकार बनी थी, गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, इसमें कितने मुस्लिम लीग के सदस्य थे, कितने मुस्लिम लीग के सदस्य आपको देखने को मिले थे। सर मुस्लिम लीग के सदस्यों की बात करूं, इसके अंदर देखने को मिलते हैं 5। आपसे अगर मैं पूछूं इसका अध्यक्ष कौन था, अब इसका अध्यक्ष मुझे बताएंगे कि इस इंटरिम गवर्नमेंट का जो अध्यक्ष है वो आपको कौन देखने को मिला था। वो अध्यक्ष जरा बता दीजिए, अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिला था, वो चेयरमैन आपको कौन देखने को मिला था। सर जी उस चेयरमैन की अगर मैं बात करूं वो आपको कौन देखने को मिले थे, स्पष्ट है जी। पहले तो आपको देखने को मिला था वेवल, ठीक है, पहले तो आपको वेवल देखने को मिला था, कहां तक, फरवरी 1947 तक। लेकिन उसके बाद फरवरी 1947 से लेकर और उसके बाद अगस्त 1947 तक आपको देखने को मिला था माउंट बेटन, आपको देखने को मिला था माउंट बेटन देखने को मिला था अध्यक्ष। ठीक है, याद रखना। बहुत बढ़िया, क्लास के अंदर आ चुका है इसरांत जाट का वह राजबाला की रागनी सुनते हुए ये क्लास देख रहा है, जलवा है जी इसका भी। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों व जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों में संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, इनके बारे में आप मुझे बताएंगे। देखो आंसर भले ही आप कहोगे कि जी आंसर तो हमें स्पष्ट दिख रहा है, यहां तो आंसर सीधे इसी से दिख रहा है सर जी, लेकिन एक बात को समझने की कोशिश करना जरा। यहां पर जो देखने को मिल रहा है ना, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्र, यहां करेक्ट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। जरूरी है कि आप बाकी बातें जानो। जैसे जवाहरलाल नेहरू के हाथ में 3 समितियां थी, कौन कौन सी समिति आपको देखने को मिलती है। सर देखो सबसे पहले देखने को मिलती है संघ शक्ति समिति देखने को मिलती है, दूसरी आपको देखने को मिलती है संघ संविधान समिति देखने को मिलती है, तीसरी आपको देखने को मिलती है राज्य संविधान समिति आपको देखने को मिल जाती है। तीनों ही समिति इनके पास थी। अगर मैं बात करूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके पास थी आपकी प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। अब राजेंद्र प्रसाद के पास कार्य संचालन समिति थी, कार्य संचालन समिति आपको देखने को मिल जाएगी, वर्क प्रोग्रेस समिति देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा इनके पास एक समिति और भी थी, उनके बारे में फटाफट मुझे बताएंगे। जैसे इनके पास वित्तीय समिति भी थी, झंडा समिति भी थी, ये सब समिति भी इनके पास थी। वल्लभ भाई पटेल के पास प्रांतीय संविधान था, प्रांतीय समिति आपको देखने को मिलती थी कि प्रांतीय संविधान समिति क्या होगी, संविधान समिति थी। और इसके अलावा इनके पास थी एक परामर्श समिति, और इस परामर्श समिति के अंदर 2 समिति अलग से थी, अल्पसंख्यक मामलों की और आपकी जितने भी जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों में सलाहकार समिति थी। मौलिक अधिकार की जो थी वो जेबी कृपलानी के पास थी, और ये एचसी मुखर्जी के पास थी। और ये दोनों समिति किसको रिपोर्ट करती थी, पटेल साहब को, वल्लभ भाई पटेल साहब को रिपोर्ट करती थी। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियां भारतीय संविधान की ये विशेषता कहां से ली गई हैं। अब यहां समझना कितनी सारी चीजें यहां पर उठाई हैं। देखो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, हमारी जुडिशियरी, हमारा प्रेसिडेंट जो हमारा गवर्नर फॉर्मेशन, और हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी इन विच कंडीशंस इमरजेंसी विल बी इंपोज्ड। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सर जी पुल के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं भी कभी भी बाढ़ आ सकती है, अब बचा लेंगे हम आपको भाई। आपको दिल्ली पुलिस में लगा के आपको गाड़ी मिलेगी दिल्ली पुलिस की तरफ से, है अबे कांस्टेबल को भी गाड़ी मिलती है, अबे गाड़ी पे भी लग जाओगे ना, पीसीआर में भी लग सकते हो ना 100 नंबर की गाड़ी पे, तो आप निकल जाना पुल के नीचे से। और जो बच्चा चने के पेड़ के ऊपर बैठ के पढ़ रहा है, आपका जलवा, हालांकि भून के खा लो भाई उन्हें
चलिए बात करते हैं। ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको देखने को मिलता है, जो आपको यहां देखने को मिला है कि जिसके अंदर से ये सारे प्रावधान उठाए गए। भारत के संविधान का 60% हिस्सा यहीं से उठाया गया है। भारत के संविधान का 60% जो हिस्सा है, 60% हिस्सा भारतीय संविधान का वो यहीं से उठाया गया है, जिसके अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है, जुडिशरी है, गवर्नर आपका सिस्टम है, इमरजेंसी प्रोविजन से, ये सब यहीं से उठाए गए। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, ये जितने भी हमने जहां जहां से प्रावधान उठाए हैं, उदाहरण के लिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने उठाया, जैसे इसके अंदर हमारी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, या हमारे रूल ऑफ लॉ होते हैं, ठीक है, या फिर होता है कानून के समक्ष समानता, एकल नागरिकता, ठीक है। और इसके अलावा अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट, वाइस प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अमेरिका से है। इरिस से हमने उठाए हैं, डीपीएसपी हमने उठाए हैं इरिस से, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन है, ये उठाया है। कनाडा के जो संविधान से हमने गवर्नर के चयन के बारे में बात की है, और भी बहुत सारी बात की है। जर्मनी से फंडामेंटल राइट्स का इमरजेंसी में खत्म होना, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची संयुक्त बैठक उठाई है, और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सारी चीजें उठाई हैं, बता चुका हूं पीछे। सोवियत यूनियन से 5 ईयर प्लान उठाया, फंडामेंटल राइट्स उठाए हैं, फंडामेंटल जो है ड्यूटी उठाई है। साउथ अफ्रीका से संशोधन उठाया है, जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, फ्रांस से गणतंत्र होने का प्रावधान उठाया है। जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी, सब चीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल ये रहा, सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान द्वारा किस देश से उठाया गया है? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है कि भारत में एक पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर रहना चाहिए, जो कि आर्टिकल 79 में उल्लेखित हो गया, आर्टिकल 79 में उल्लेखित हो गया, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म थी। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बता दीजिए। ठीक है, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने कहां से उठाई है? सर जी, पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने उठाई है यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म उठाई है। आर्टिकल 79 के अंदर पता लगता है कि हमारे यहां पर संविधान, हमारे यहां पर संसद होगा, जो सभी मामलों को निपटाएगा। इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा हमारा प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा, और 2 सदन हमें देखने को मिल जाएंगे। और ये जो 2 सदन है ना अपने, ये जो 2 सदन है, एक इसमें राज्यसभा होगा, एक इसमें लोकसभा होगा। ये चीजें आपको यहां तक उठाई गई हैं। है जी, आगे बढ़िए। अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है, गारंटी देता है कि राज्य जाति, लिंग, धर्म, नस्ल या जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर वह भेदभाव नहीं करेगा? महालल्लू सवाल है ये। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आज ये बच्चे गए कहां पे हैं सारे? ठीक है, बड़े कम बच्चे हैं भाई। ठीक है, हाँ जी, बर्टेन का वह है भैया जी, यूपीएसआई में बीएनएस कंप्लीट करा दीजिए ना। अरे करा देंगे लल्ला, कैसन बात करत बा। ठीक है, चलिए ठीक है फूडी भाई देखो, अगर हम बात करें, अगर हम 17 को देखते हैं, तो इसका मतलब है छुआछूत का अंत यहां पर किया गया। छुआछूत का अंत यहां पर किया गया। छुआछूत का अंत है कि हां, अनटचेबिलिटी का एवोल्यूशन यहां पर होगा। 16 के अंदर बताया गया है अवसर की समानता, अवसर की समानता की सरकारी नौकरी के लिए हर एक व्यक्ति समान तरीके से प्रयास करेगा। ठीक है, आर्टिकल 15 है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। 18 उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई अगर मैं सच बताऊं तो जैसे मैं हूं, मुझे आप सरपंच साहब कहते हो, मैं तो धारण कर रखे उपाधि। चलो आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। देखो, अगर हम बात करें कि भाषा के आधार पर भी इस प्रकार की माइनॉरिटीज के लिए एक अलग से समिति बनाई गई, वो समिति के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि यह समिति आपकी कब बनाई गई है, इसके बारे में आप बताइए, फटाफट बताओ। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे मैं बात करूं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, इसी प्रकार से नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो इन सबके आर्टिकल ही मुझे बता दो, सबके आर्टिकल बता दो। देखो लल्ला, अगर मैं बात करूं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338, शेड्यूल कास्ट 338 ए, 338 बी, और नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी 340, नेशनल कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज 350 बी।
आपको देखने को मिल जाएगा। 350 बी है जो नेशनल कमीशन है लिंग्विस्टिक काउंसिल्स के हिसाब से। लेकिन अगर मैं कहूं राजभाषा के लिए समिति का गठन कब होता है, राजभाषा के लिए समिति का गठन होता है 344 में। राजभाषा के लिए समिति, राजभाषा के लिए समिति के लिए संसदीय समिति के लिए संसदीय समिति, आपको अगर मैं कहूं कि संसदीय समिति का गठन कब हुआ है, राजभाषा के लिए संसदीय समिति, भैया जी आर्टिकल है 344, ठीक है, 344 आपको देखने को मिल जाएगा। तो 350 भी इसका आंसर रहने वाला है। अगला सवाल ये रहा। अब 350 में तो लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो आपकी मदर टंग में होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना। अब ये रहा अगला सवाल। संविधान में जन स्वास्थ्य व स्वच्छता तथा अस्पताल औषधालय किस में आता है? जैसे आप देखते हो मतलब साफ सफाई है, इस तरीके की चीजें हैं, तो यह आपको कहां देखने को मिलते हैं, किस सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा? मतलब बहुत प्यार है। देखो, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी। तो अब जैसे मैं इसका प्राइम एग्जांपल बताऊं, उत्तर प्रदेश को आप देखिए। उत्तर प्रदेश में एक टाइम पर वैन चली थी, एम्बुलेंस चली थी, और एम्बुलेंस पे फोटो किसका आता था कि देखो, अब इसमें मैं बहुत ज्यादा वल्गर नहीं होना चाहता, लेकिन एम्बुलेंस पे फोटो किसका आ रहा होता था? मुलायम सिंह यादव जी का। एम्बुलेंस पे फोटो किसका आता था? अखिलेश यादव जी का। मतलब अंदर आदमी परमात्मा से मिलन हो रहा है, बाहर जो है उस पे अखिलेश यादव जी चिपक रहे हैं, ये चीज होती है। अच्छा, मैं किसी पार्टी को लेकर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। अभी आपको योगी जी का फोटो देखने को मिल जाता है कि अंदर बच्चे की डिलीवरी हो रही है, बाहर योगी जी हैं वैन के बाहर, होता है। इसमें हमें क्या पता लगा कि सर ये हेल्थ का एक मैटर है, और इस पर चीफ मिनिस्टर आके अपना फोटो लगवा दे रहा है। हॉस्पिटल के आगे वहां 20 लोगों की डेथ हो गई, यहां वहां के योगी जी का ये फोटो छप रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, इस पे स्टेट अपने लॉज क्रिएट कर सकता है। तो पब्लिक हेल्थ जो होता है, सैनिटेशन जो होता है, हॉस्पिटल जो होता है, डिस्पेंसरीज जो होती हैं, वो किसका टॉपिक होता है? सर ये स्टेट मिनिस्टर का टॉपिक होता है, और ये आपका स्टेट में आता है। ये सब बातें हमें देखने को मिलती है हमारी अनुसूची 7 में, ये हमें सब देखने को मिलती है अनुसूची 7 में देखने को मिलती है। इसी के अंदर लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। इसके बारे में लल्ला याद रखना। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? मतलब भैया इसमें पूछा जे गया है कि आप मुझे बताइए कि जिसके अंदर दोनों सदनों का सामान्य बहुमत, जिसके अंदर आपको ऑर्डिनरी मेजॉरिटी चाहिए, जिसके अंदर आपको ऑर्डिनरी मेजॉरिटी चाहिए, वह कौन सा आपको देखने को मिल जाएगा? ऑर्डिनरी मेजॉरिटी वाला बिल आपको कौन सा देखने को मिलता है? इसके बारे में फटाफट से बताइए। ऑर्डिनरी मेजॉरिटी वाला बिल आपको कौन सा देखने को मिलता है? देखो, भाषा संबंधी जो प्रावधान होते हैं, राइट, भाषा संबंधी जो प्रावधान होते हैं, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास करना पड़ता है दोनों ही जगह से। करेक्ट आंसर है यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची है, एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, सर यह आपकी चाहिए, इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऑर्डिनरी में कितनी पड़ती है? 50% + 1 की जरूरत पड़ती है, ठीक है, याद रखना। राष्ट्रपति का चुनाव और इसकी प्रक्रिया, भाई इसके लिए तो आपको चाहिए, मतलब स्पेशल तो चाहिए ही चाहिए, और प्लस में राज्य स्वीकृति भी चाहिए, प्लस राज्य स्वीकृति भी चाहिए। तो कितने राज्यों की स्वीकृति चाहिए? 50% + 1 राज्य की स्वीकृति भी चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर केवल स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ये सब बातें कहां लिखी हुई हैं? सर जी ये बातें लिखी हुई हैं आर्टिकल 368 के अंदर। सुप्रभात, लो प्रभात जी, प्रसिद्ध। अच्छा 10 सवाल हुए हैं, 10 सवाल में आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये भी एक बार मुझे बता दीजिए। क्लास को लाइक कर दो तन। और यहां देखो एक बार, केशवानंद भारती जी का मैटर था 1973 का, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां केशवानंद जी खड़े होते हैं, हालांकि अपना ही केस हार गए थे। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित हैं, इनके बारे में बताइए। प्रस्तावना का अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल, एक राज्य एक रूप के रूप में गोवा का गठन। भैया गोवा का गठन राज्य के रूप में 1987 में हुआ है जी, ये 73 का मामला है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके लिए वैसे भी आपका 56 संशोधन देखने को मिला था, तो ये तो मैटर ही खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया जी। राज्य के डीपीएसपी के सिद्धांत का उन्मूलन, ठीक है, एबोलिशन ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी का भी एबोलिशन नहीं हुए। अब डीपीएसपी तुमने कभी सुना कि डीपीएसपी एबोलिश हो गया? डीपीएसपी एबोलिश नहीं हो पाए। मैटर ये था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट के लिए इसमें इस प्रकार की कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ। दरअसल इसके अंदर यह कहा गया था, जो केशवानंद भारती का वाद था, कि जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारी प्रस्तावना है
वो हमारे संविधान का भाग भी है और मूल आत्मा भी है। वो संविधान का भाग है, संविधान का क्या है, भाग है, और इसके अंदर ये मूल आत्मा भी है, संविधान की मूल आत्मा भी है। यही मैटर खराब हो गया था जब इसको कहा गया था ना ये भाग है, तभी मैटर बन गया था। भाग होने पे ही इसके अंदर चीजें हो जाएंगी कि भाग है। ये अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल है, भाग है तो इसमें संशोधन हो सकता है। समझे? चरण स्पर्श गुरु जी, विराट भाई कैसन बा, मौज बानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, इसके अंदर सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, ठीक है, 13 जजों की बेंच थी, इसके अंदर सबसे बड़ी बेंच थी। ओके, आगे बढ़िए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार के द्वारा संचालित और सरकार के द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों का प्रतिबंध और निषेधित इसको करता है? इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट बताओ, बिना परेशानी के। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ ओके ओके, ठीक है, फटाफट इसके बारे में बताएंगे बिना परेशानी के। इसके अंतर्गत आप मुझे बताएंगे। ठीक है, देखो इसमें सारे ही आर्टिकल्स को अगर क्लियर कर दिया जाए मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर है। सारे आर्टिकल्स को देख लेते हैं। जैसे 29 के अंदर बताया गया जाता है कि माइनॉरिटीज को ये राइट प्राप्त होता है कि माइनॉरिटीज हैव राइट्स, माइनॉरिटीज हैव राइट। माइनॉरिटीज को क्या अधिकार है? माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार है? अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार है? देखिए, अल्पसंख्यकों को बहुत सारे अधिकार हैं, जिसमें से एक ये है अपनी सामाजिक और शैक्षणिक प्रचार करना। सामाजिक व शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक शैक्षणिक प्रचार करना, सांस्कृतिक शैक्षणिक प्रचार करना, शैक्षणिक प्रचार करना। जैसे मदरसों में एजुकेशन चलती है, वो इसी का यूजेज होता है, बेस्ट यूजेज इसका देखने को मिलता है। 23 के अंदर क्या लिखा हुआ है सर? इसके अंदर लिखा हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाई जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाई जाती है, ट्रैफिकिंग पर रोक है, ट्रैफिकिंग पर रोक है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी पर रोक है कि मानव तस्करी अच्छी नहीं है, कि मानव तस्करी पर रोक है। 28 के अंदर बताया जाता है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों के अकॉर्डिंग। 25 में बताया जाता है आप अपने धार्मिक जो भी विचार हैं उनको आप मान सकते हो। करेक्ट है? ये लो अगला सवाल, इसका करेक्ट आंसर भैया सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? देखो, अगर मैं बात करता हूं बच्चा आर्टिकल 352, तो जब यह लागू होता है, नेशनल इमरजेंसी जब लागू होती है, तो इस समय क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड। मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं। पर पॉइंट आता है कि कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कभी निलंबित ही नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा गया कि कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कभी निलंबित ही नहीं हो सकते। लल्ला, तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है 20 और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते। यह बात 359 में लिखी है। निलंबित हो सकते हैं 358 में। क्या हो सकता है निलंबित? 19 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तुरंत हो जाएंगे। ठीक है आशुतोष, जोरदार भैया। ठीक है, ये 20 में क्या होता है? ये होता है कि आपके दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये दो सिद्धि हो जाए। 21 में जीने का अधिकार लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, जोरदार। अगला सवाल, क्वेश्चन मार्क द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अब कौन से ऐसे हैं जो नेशनल इमरजेंसी के अंदर एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय दिस, ऑल अदर फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। पीछे वाले सवाल को घुमा के पूछा है। जैसे कई बार बच्चे होता है कि आजकल ना लड़कों का ये ट्रेंड चल रहा है कि कमेंट में आए, किसी लड़की के बारे में उन्होंने बोला कि अरे आप तो बहुत ही अच्छी लग रही हो, और उस लड़की का मूड खराब हो गया उसकी डीपी देख के, जो उसकी एक्चुअल डीपी देख के वो नाराज हो गई। तो लड़का जाएगा एआई से एक नई डीपी बना के आएगा, एक नई आईडी से आएगा और आके कहेगा हाय अभी तो मैं आया था। इसी तरीके से सवाल आया है, जस्ट अभी पीछे आया था, अब ये भेस बदल के आया है। ठीक है, जैसे मामा मारीच आया था, ठीक है, सोने का हिरन बन के, ऐसे ये आया है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? जो पूछा है कि द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा 20 और 21 के अलावा सबका निलंबन हो सकता है, लेकिन 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता। ये चीज इसमें बताई गई है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डीपीएसपी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है? यह सवाल जो है वो दिल्ली पुलिस में पूछा रहा है। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 के अंदर पूछा गया था, ड्राइवर के पेपर में। सवालों का कंपाइलेशन भौकाल है, एक सवाल बाहर नहीं मिल सकता। हम ये कह रहे हैं
ये देखो आप कि पूछा है कि भारत संविधान के डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के 6 नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया। भैया जहां तक हमें याद है 4 नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े थे, जहां तक मुझे याद है 4 जोड़े गए थे, 4 जोड़े थे। और कौन कौन से जोड़े थे 4 वो भी देख लीजिए। सर जहां तक मुझे याद आता है सर इसमें 39 में थोड़ा चेंज हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपने 39A जोड़ा था, हाँ 43A जोड़ा था और 48A जोड़ा था। मैं क्या हाँ जी परिवर्तन हुआ इसमें, जो वित्तीयता है उसको जोड़ दिया गया। 39A के अंदर हुआ निःशुल्क विधिक सहायता, 43 में उद्योगों में मजदूरों का संरक्षण और 48 में पर्यावरण की सुरक्षा। यही तो ऐसे तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। तो 2002 के 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया और प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये सही है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर इसमें 45 को क्या प्रतिस्थापित किया गया है, पॉइंट आता है ये, क्या 45 जो है उसको प्रतिस्थापित कभी किया गया है? जी हां, 45 के अंदर पहले लिखा हुआ था 0 से 6 वर्ष तक बच्चों को फ्री एजुकेशन है, बट 2002 में कह दिया गया कि 0 से 14 तक फ्री एजुकेशन है। और फंडामेंटल राइट में कहा गया 6 से 14 है। ये तो कहा गया डीपीएसपी में, और फंडामेंटल राइट में क्या कहा गया कि 6 से 14 ईयर तक का बच्चा फ्री पढ़ेगा। करेक्ट आंसर होगा ओनली बी। जो बच्चे बोथ कह रहे थे मारे गए ठीक है, चलो हटो बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा, आगे बढ़िए। अब अगला सवाल ये रहा, ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? इन विच आर्टिकल इज द टर्म ग्राम पंचायत मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ग्राम पंचायत शब्द का जो उल्लेख है वो 40वें आर्टिकल में किया गया है, जिसको गांधीवादी आर्टिकल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गांधीवादी आर्टिकल भी कहते हैं। इसको बोलते हैं गांधीयन आर्टिकल भी कहते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल भी इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। 51 में बताया गया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात यहां पर की गई है। 49 में बताया गया है जितनी भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा की गई है, प्रॉपर्टी की सुरक्षा यहां पर की गई है, इसके बारे में भी याद रखना। और 47 में बताया गया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। जैसे बिहार में शराब बंदी कर दी कि शराब पी के लोग आपस में ठेले में टक्कर मारते हैं, और बिहार में कर दी। अब बिहार में इनको क्या पता कि बिहार में सिर्फ शराब का नशा थोड़ी है भाई साहब ठीक है, मैंने कोई रील देखी थी उसमें बता रहा था, ठीक है, मस्त रील थी, मजा आ गया कि बिहार में किस किस प्रकार के नशे चल रहे हैं ठीक है, आप जाइए पंचर वाले की दुकान पे तो बिहार का लेवल अलग है। आगे बढ़िए। भारत के संविधान, मतलब नशाबंदी के बाद अब लोगों को नया टारगेट मिल गया है कि नशा करें कैसे भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान का निर्माण किया गया है? इसका मतलब वो क्या है? मैटरनिटी रिलीफ। महिलाओं को क्या होता है? प्रसूति, यानी जब वो गर्भ अवस्था के बाद उनको बच्चा हो जाता है तो जो प्रसूति अवस्था होती है उसमें उनको छुट्टी मिल जाती है एक्स्ट्रा, तो ये हम देखते हैं, ठीक है, प्रसूति मिल जाती है एक्स्ट्रा, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 42 में इसका जिक्र किया गया मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। 39 के अंदर बहुत सारी चीजों का विवरण है, इसमें एक राज्य को कल्याणकारी बनाने के बारे में जो गठन है वह किया जाता है। 40 में ग्राम पंचायत है, और 41 के अंदर आपको देखने को मिलता है एक राज्य का कर्तव्य है कि वह एक विशेष वर्ग जैसे बेरोजगार, विशेष वर्ग जैसे विकलांग, वृद्ध, इन लोगों को पेंशन वगैरह उपलब्ध कराए। जैसे अगर मैं बात करूं नरेगा जो योजना थी, आज की डेट में जो मनरेगा बन चुकी है, 2009 में मनरेगा योजना बन चुकी है, तो उसके लिए यहां पर चीजें की जानी थी। समझे कि नहीं समझे? अगला सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश पर वर्ग आधारित सभी भेदभाव के परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग किया जाए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इस तरीके की प्रथाओं का त्याग किया जाना चाहिए। देखिए, महिलाएं हमेशा ही सम्मान्य हैं और उनको सम्मान की नजर से ही देखा जाना चाहिए। इस प्रकार की बातें आपको पता होनी चाहिए। आप बढ़िया बच्चे हैं, इस प्रकार की बातें आप खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी समाज में इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं जो महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, महिलाओं को लेकर अलग अपनी एक मानसिकता रखते हैं, जैसा नहीं होना चाहिए, पॉसिबली ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुंवर अजय भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अब बहुत बार क्या होता है कि महिलाओं को लेकर टिप्पणी कर देते हैं कि वो देख ऐसे है, उनको अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, सेटिंग, क्या होता है सेटिंग है? ये गलत चीजें हैं, ये
ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए ये कमेंट कर रहा है यार ये, तो इसमें हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं। इस तरीके के शब्दों का त्याग किया जाए, प्रथाओं का त्याग किया जाए। बेसिकली इसमें जो बात की जा रही है, इस आर्टिकल स्पेसिफिक में बात की जा रही है प्रथा, जो पुरानी प्रथाएं चल रही हैं, जैसे सती प्रथा हुआ, ठीक है, पर्दा प्रथा हुआ, दहेज प्रथा हुआ, ये सब की बात आपकी की जा रही है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर है 51A का ई है। 51A के ई में कहा गया है कि आपको हमारे राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है। के अंदर कहा गया है शिक्षा के बारे में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना आपका कर्तव्य है। डी के अंदर बताया गया है कि राष्ट्र का निर्माण के दौरान इसकी रक्षा आपका कर्तव्य है। अगर आपको बुलाया भी जाए तो आप प्रस्तुत होंगे। ठीक है, चलिए, अब जैसे विराट सिंह कह रहे हैं सर मैं तो सिर्फ फोन की सेटिंग जानता हूं। विराट, आप ही तो विराट हैं आज की डेट में, बाकी सब ये लोग तो भाई गए, तुम बचे हो खाली। अगला सवाल देखिए ये मैंने बता ही दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनको आप देख सकते हैं। ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं गलत है भाई, इसमें गलत है, ये रहने देना, ये गलत है पेज, जो मैंने बताया वही याद रखना, इसका क्रम उल्टा हो रखा है। आगे बताइए, ये रहा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? सर मौलिक कर्तव्य है चौथे ए में, 51A आर्टिकल है, प्रारंभ में 10 थे, वर्तमान में 11 हैं। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 हैं। और यह जो जुड़ा है 11th नंबर का जो जुड़ा है +1 जो हुआ है वो 2002 में आपका हुआ था 86वें संशोधन के द्वारा। 86वें संशोधन द्वारा वह आपको देखने को मिलेगा। 2002 में वह इस प्रकार यहां पर पहुंचा था, इसके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, 11 हो चुके हैं, तो ये लेवल रहेगा। पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐसा हुआ था, यह चीज भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण और वन्य जीवन से संबंधित 7वें मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? बताइए। देखिए, जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार देखने को मिलता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 51A, ठीक है, का जी हम बोलते हैं। ठीक है, जी का मतलब होता है ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या हुआ जी? ग्रीन का मतलब क्या हुआ? ग्रीन का मतलब हुआ हरी। अब हरे वन्य जीवन जानवरों की तस्करी को रोका जाए, जल प्रदूषण से बचना, वन्य जीवों की बेहतरी के लिए काम करना, या संरक्षित प्रजातियों के दोहन पर रोक लगाने के लिए। तो ये स्पेसिफिक किसके लिए काम करता है? 51A का जो जी होता है इसके बारे में स्पेसिफिकली पूछा जाएगा, ये किसके लिए है? सर ये तस्करी को रोकने के लिए है। तस्करी को रोकने के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। 7वां जो मौलिक कर्तव्य है तस्करी को देखने को मिल जाएगा कि इसको रोकना है। इसके लिए आपको एक आर्टिकल भी देखने को मिलता है, आर्टिकल 48 भी सेम चीज का ही बताता है। 48A नहीं, 48 इसको बताता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, अनिक्स नाम का एक छात्र है, ये अपने कुछ शब्दों को व्याख्या करना चाह रहा है। सर लड़कों का बस नहीं चलता, वरना ये लड़कियों की कब्र पर भी लिख देंगे कि नाइस कब्र, वंडरफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल मिट्टी, क्यूटेस्ट आत्मा। अनिक्स भाई मान जा, ये हरकतें मत कर। ठीक है, ये चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती। आपको मैं अच्छा छात्र मानता था, इस बात को समझिए आप। इसको लिखिए, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति को संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की अनुशंसा की थी, बिल्कुल की थी। इन्होंने कहा था कि 20 जोड़ दीजिए, बट 20 को कैंसिल करा गया। फिर उन्होंने 8 जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से 2 एड ऑन करके इनको 10 करके जोड़ा था। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना एक मौलिक कर्तव्य है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना एक मौलिक कर्तव्य है। सर सहकारी समितियों के लिए कोई भी आपको मौलिक कर्तव्य देखने को एज सच नहीं मिलता है, एज सच नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता, क्योंकि सहकारी समितियां कब आई हैं? सर ये 97 CA 2011 में आई हैं। ये आपको कहां देखने को मिलती है? 43B में देखने को मिलती है, और 90 इसके अलावा ये आर्टिकल 19 फर्स्ट के सी में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भाग 9B में देखने को मिलती हैं, और इसके आर्टिकल 243 ZH से लेकर ZT तक एलोंगेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा केवल 1, केवल 1 सही है, ओनली 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, इतनी जरूरी मैं आपको बता ही चुका हूं। निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो भारत के संविधान के अंदर इनका ऑर्डर क्या हो सकता है? मौलिक कर्तव्यों का बताओ, ऑर्डर क्या हो सकता है? बताइए लल्ला कि जी ऑर्डर बता दीजिए, इनका ऑर्डर क्या हो सकता है, बिना परेशानी के बताओ। ठीक है, क्या होगा ऑर्डर? फटाफट बताइए। संविधान का पालन करना, उसके आदर्श और संस्थानों का सम्मान करना। जो हमारे संविधान के आदर्श हैं, सम्मान हैं, उनको सम्मान में इनको रखना। ठीक है, संविधान का पालन करना, सम्मान करना,
ठीक है, देखो अजय भाई, अजय कुंवर जी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कह रहे हैं कि रेस्ट इन पीस। हे ब्रदर, if you have any kind of issue in the English as well, I can make that translate. But if the person that is trying in the Delhi police, he must be from the Hindi medium, so that's why I'm trying in this language. आगे हम बात करते हैं अर्थेटा भाई, तुमने जो कहा अंग्रेजी के ऊपर आपने जो व्यंग कसा मेरे ऊपर, यह उसी का उत्तर था। अभी तो यहां संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का, संस्थानों का सम्मान करना है 51A के ए में देखने को मिलता है, संविधान के पालन करने के संबंध में। ठीक है, दूसरा प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, 51A का सी होता है। ठीक है, इस हिसाब से ऑर्डर हो जाएगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आदर्श, ये 51A का बी होता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, 51A का आई होता है। तो अब इस हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं, पहला ए सी बी डी हो सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए सी बी डी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, ये लीजिए अगला सवाल 23वां, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसके बारे में पूछा गया है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा सही देखने को मिलता है, बिना परेशानी के बताइए। हे ब्रदर काम डाउन। ठीक है, देखते हैं भैया मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा सही नहीं है पूछा है। अधिकारों का उपभोग कर्तव्य की पूर्ति पर निर्भर या सशर्त है। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य एक सूची सम्मिलित की गई थी। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों को लागू करने के संबंध में संविधान कुछ भी नहीं कहता है। इनको लागू करने के संबंध में संविधान कुछ भी नहीं कहता है, ये भी टर्म सही है, कुछ नहीं कहता है। ये जो है ये आपके लागू हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लागू होने के संबंध में फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका ए होगा। पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसमें ये हो जाएगा। फूफा जी 07 क्लास में आ चुके हैं, मान नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए अगला सवाल 23 के बाद 24वां, निम्नलिखित में से किसके पास किसी भी अकस्मातिक स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान करने की शक्ति है। Who has the power to make provision for discharge of function of government in any contingency? किसी भी परिस्थिति के अंदर अगर कोई परेशानी आती है, ठीक है, तो गवर्नर के स्थान पर कौन काम कर सकता है। किसी भी परेशानी में गवर्नर नहीं है हमारा, तो ऐसी परिस्थिति में कौन काम करेगा, गवर्नर नहीं है। इसके लिए आर्टिकल 160 है। ठीक है, आर्टिकल 160 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर राज्य में गवर्नर नहीं है, किसी परिस्थिति से गवर्नर का पद खाली है, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नर के स्थान पे कौन काम करेगा, राष्ट्रपति काम करेगा। ये एग्जैक्ट हो जाएगा, अगर गवर्नर नहीं है तो राष्ट्रपति काम करेगा। पर राष्ट्रपति कई बार खुद काम नहीं करता, वो सीजेएच को सौंप देता है काम। बट इसका आंसर तो भैया यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ये, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के सदस्यों के द्वारा हस्तांतरित होना चाहिए। मतलब जो आर्टिकल 61 है बच्चा, इसमें प्रक्रिया पूछी गई है महाभियोग की। ली गई कहां से है, ये अमेरिका से ली गई है प्रक्रिया, अमेरिका से यह प्रक्रिया ली गई है। पॉइंट आता है प्रक्रिया को शुरू करने से पहले क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, बिना परेशानी की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करिए। क्या इसका सवाल का जवाब होना चाहिए, फटाफट बताओ। देखो पॉइंट ये होता है कि अगर महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू होता देखना चाहते हैं, तो इसके अंदर 1/4 मेंबर जो होते हैं या 25% मेंबर जो होते हैं वो एग्री होने चाहिए, 25% सदस्य एग्री होने चाहिए। तो करेक्ट है, 1/4 मेंबर्स जो होते हैं ना, इनके द्वारा साइन किया गया एक लेटर होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है, अन्यथा ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। यह 331 में लिखा हुआ है, पर वर्तमान में यह चीज समाप्त कर दी गई है। क्यों कर दी गई सर? वर्तमान में ऐसा नहीं होता, वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में नहीं है। 104वें संशोधन के द्वारा 2019 में कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया, 2019 में ये समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2020 से ये लागू है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध में उल्लेख प्रदान किए गए हैं? विच ऑफिस इज डेल्ट विद आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो महा आसान सवाल है, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में आया हुआ है 2023 में। अब जैसे एक बच्चा है जो काजल सिंह यूपीएसआई करके एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर बैच में कब परचेज किया था, कंप्लीट दिखा दिया। इन बच्चे को ये नहीं पता, एक तो ये रेगुलर नहीं रहते क्लासेस में,
मैं कह चुका हूं, या तो मेरे द्वारा दी गई वहां पे वीडियो अपलोड हो जाएंगी, अगर नहीं होती है तो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, बट फिर भी इन्हें कमेंट करनी है। इन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा कि यहां जो ये टॉपिक चल रहा है ये इनके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है, और नहीं, इन्हें कमेंट करनी है। कमेंट में पहली बार भी पढ़ चुका था, और मुझे लगता था कि इनकी सोचने समझने की क्षमता इतनी होगी कि समझ जाएंगे, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कल को जाके ही सब इंस्पेक्टर लगेंगे। पर नहीं जी, बार बार कमेंट करेंगे। भाई पढ़ लो, ध्यान दे लो, इसको पढ़ के ही तुम दिल्ली पुलिस निकालोगे। विच ऑफिस इज डेल्ट विद अंडर आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सर रिलेट करता है अटॉर्नी जनरल से रिलेट करता है, क्योंकि चुनाव आयुक्त के बारे में बात करेंगे तो यह आर्टिकल 324 पे देखने को मिल जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन ऑफ जो होते हैं फाइनेंस कमीशन के, आर्टिकल 280 में देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 280 में ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, याद रखना। और इसके अलावा अगर लोकपाल के बारे में बात करें तो लोकपाल का पद संवैधानिक नहीं है, लोकपाल का पद संवैधानिक नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़िए, अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? जो आपका बजट होता है जिसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, फाइनेंस स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है। तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो इस पे याद रखना, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के लेवल पे जानते हैं, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के अकॉर्डिंग आप बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है एड्यू स्पार्क लल्ला डट जा, आर्टिकल 112 ये बताता है हमारे बजट प्रिपरेशन के बारे में। बजट को सबसे पहले राष्ट्रपति के पास लेके जाया जाएगा, राष्ट्रपति उस चीज पे एग्री करेगा, तब जाके वह संसद में आएगा, ठीक है। चलिए लीजिए अगर अच्छा 101वां जो होता है ये बताता है कि कोई भी सांसद है तो उसकी योग्यता किस प्रकार से रद्द की जाएगी, वो यहां लिखा है। 109 में लिखा हुआ धन विधेयक का प्रावधान क्या होता है, धन विधेयक की डेफिनेशन 110 में है। 100 में लिखा हुआ है संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में कि संसदीय प्रक्रिया किस तरीके से काम करेंगी। लीजिए जी, वित्त विधेयक केवल इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है, यह महा आसान सवाल है, यह आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है कि वित्त विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है, चर्चा करिए। महा आसान सवाल है ये भी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, बिना परेशानी के बताइए इसके बारे में। वित्त विधेयक के बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में चर्चा पूरी आपकी होनी चाहिए, इसमें आपकी पूरी चर्चा होनी चाहिए, बताइए फटाफट, ठीक है। वित्त विधेयक के बारे में पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट से। चलिए जी बात कर लेते हैं वित्त विधेयक के बारे में। अब फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, क्योंकि सेम चीज ही आपकी लिखी हुई है आर्टिकल 109 में, ठीक है। ये सेम चीज ही आपकी लिखी हुई है आर्टिकल 109 में, इसमें भी आप याद रखेंगे, करेक्ट है, जोरदार। अब सेबी के बारे में बात करूं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह 1988 में बना था, 1988 में यह बना था, और 1992 के अंदर एक्ट आता है जिसके बाद यह नेशनलाइज हो गया। सेबी एक्ट आपको देखने को मिला है, राइट। चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं, 1934 में इसका एक्ट आता है, एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1935 में इसकी स्थापना आपको देखने को मिल जाती है, लल्ला, ठीक है, आपको इसकी स्थापना देखने को मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं, अगले सवाल की ओर हम बात करेंगे, उसके बारे में आप चर्चा कर लीजिए। चलो जी, ये रहा अगला सवाल आपका, जे रहा, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है वो समझना जरा, सवाल बहुत कॉमन है, ठीक है। देखिए याद रखना कि जैसे आप बहुत कॉमन इंसान नहीं है, इसी प्रकार से सवाल भी बहुत ही कॉमन नहीं है, सवाल का भी लेवल है आपकी तरह। कह रहा है कि किस संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत यह लिखा गया है कि यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स और स्टेट लेजिस्लेचर ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विशेष अधिकार क्षेत्र की विशेष शक्ति प्राप्त है। इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। ये कह रहा है कि जो यूनियन लिस्ट है, जो कह रहा है कि यूनियन लिस्ट पर कानून कौन बनाएगा, कि यूनियन लिस्ट पे संसद कानून बनाएगा, और जो स्टेट लिस्ट है उस पर स्टेट कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट पर कौन बनाएगा, स्टेट। इसमें क्रिस क्रॉस नहीं है, कॉमन है, ये होता ही है, बड़ी कॉमन सी बात है ये तो। सर जी ये 246 में लिखा हुआ है। अब अगर ये होता कि संसद स्टेट लिस्ट पर भी बना सकता है तो फिर ये हार्ड बन जाता, तो इसका आंसर होता 249, 250 दोनों हो सकते थे, ठीक है। ओके ओमवीर भाई, ये लीजिए अगला सवाल।
अच्छा, बाकी के आर्टिकल्स जैसे मैं बताऊं, 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, और 234 जो आपको देखने को मिलता है, यह केवल और केवल राज्य के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत आता है। इसका कोई मतलब है क्या? दरअसल मैं बता दूं कि जो पीसीएस अधिकारी होते हैं वही डिस्ट्रिक्ट में जजेस के अंतर्गत जाते हैं। अब वो जजेस के जैसे भी काम कर सकते हैं, उसके अनुसार भी काम कर सकते हैं, मतलब पीसीएस अधिकारी ही होते हैं जो इस प्रकार से काम कर सकते हैं। अगला सवाल, किस स्थिति या स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हरित किया जाता है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन डिस्क्वालिफाइड? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक एमपी है, उसको किस प्रकार से उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है, इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, चलिए देखो सर, इसके लिए आर्टिकल है 101, आर्टिकल है 102, सदस्यता रद्द होने के प्रावधानों का उल्लेख है। यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर ले, चला जाएगा। कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाए तो भी। यदि वह अनुमक दिवालिया है, ठीक है, अनुमक दिवालिया है मतलब अगर वो इंसॉल्वेंट है, अगर वो इंसॉल्वेंट है तो भी पार्किंग लगनी पक्की है। जी हां, अगर वो इंसॉल्वेंट है, बचेगा वो तब भी नहीं। तो यह चीज भी इसके अंदर बताई गई है कि इंसॉल्वेंट होने पर भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, इंसॉल्वेंट होने पर भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तीनों ही सही लग रहा है मुझे, और तीनों का उल्लेख ही आर्टिकल 101 में किया गया है। 102 पे तो पहुंचे भी नहीं है, 102 पे तो दल बदल आ जाएगा लल्ला, तीनों हो जाएगा ऑल, ऑल हो जाएगा। आर्टिकल 101 में है, 102 में तो विशेष प्रावधान है। ठीक है, चलो जी, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है? विच आर्टिकल एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू एक्साइज द jurisdiction and power of फेडरल कोर्ट अंडर प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज? अंडर प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में बात करता है भाई। इस सवाल को इस लेवल पे आपको याद रखना पड़ेगा जिसका कोई जवाब नहीं। देखो, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है, ठीक है, अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो कानून बनने से पहले के हिसाब से चलेगा, तो उसके ऊपर भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। मतलब कोई ऐसा मैटर जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में बताया ही नहीं गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी उस पर डिसीजन ले सकता है। बात ही समझ, मतलब सुप्रीम कोर्ट एक निर्धारित दायरे के अनुसार काम करता है, और इसमें यह बताया गया कि अगर यह चाहे तो अपने दायरे को बढ़ा सकता है, तब तक भी बढ़ा सकता है जब संविधान नहीं बना था। यह बात लिखी हुई है 135 में। जो बच्चे बता रहे हैं 144, ना भाई साहब 144 में नहीं है, ठीक है, ना 140 में। 140 में तो इसकी ऑक्सिलरी पावर देखने को मिलते हैं, ऑक्सिलरी पावर आपको देखने को मिलती है, ऑक्सिलरी पावर। इसमें सहायक शक्तियां आपको देखने को मिलती हैं। क्या? सहायक शक्ति आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें तो सहायक शक्ति देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल 33वां। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो ये इसका किस प्रकार का क्षेत्राधिकार होता है? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार है मेजरली 2 प्रकार के। एक है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एक तो होता है बाबू ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एक होता है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। एक होता है ओरिजिनल, ठीक है, और एक होता है अपीलेट। होते तो और भी हैं, ठीक है, एडवाइजरी भी होता है, बट ये मेजर है। इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्राधिकार होता है, प्राथमिक। यह है आर्टिकल 131 में। इसके बराबर हम देखते हैं अपीलेट जो होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार जो होता है, वो कई सारे आर्टिकल में जाता है, जैसे 132, 133, 134 में जाता है, क्या अलग अलग प्रकार से है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कि भैया जी, अगर हम बात कर रहे हैं कि 2 राज्यों के बीच में राड़ा फंस रखा है, तो ये किस प्रकार का अधिकार है? देखो, 2 राज्यों के बीच में अगर राड़ा फंस रखा है, तो ये एक प्रकार का अनन्य मूल है, अनन्य मूल है। ये ओरिजिनल एक्सक्लूसिव है, ओरिजिनल भी है, एक्सक्लूसिव भी है। 131 है, यही 131 है, आर्टिकल 131 यही है। अगर मैं बात करता हूं एडवाइजरी, एडवाइजरी जाता है किसके अंदर? 143 के अंदर। अपीलेट की बात करूं तो ये 3 है, रिट की बात करूं तो आर्टिकल 32 है, क्योंकि बच्चा सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, समझ रहे? 34वां सवाल, निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य पूर्णतः कार्यकारी कर्तव्य को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए कौन सी रिट एक उच्च न्यायालय के द्वारा दी जाती है? ठीक है, चलिए देखो, अगर कोई, जैसे कल को तुम लोग हो पुलिस वाले बन गए, कल को तुम मान के चले दिल्ली पुलिस में लग जाते हो, आप यूपी पुलिस में लग जाते हो, आप सीजीएल में लग जाते हो, आप इंस्पेक्टर बन जाते हो। अब आप बैठे हो ऑफिस में, कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेके आपके पास पहुंचा कि भाई साहब वो कर दो, ये कर दो। आप अपनी महिला मित्र से फोन पे बात कर रहे हो, हाँ अच्छा ये करना था, ओहो।
अच्छा दही खानी थी आपको, ओहो ठीक है, मैं दही ऑफिस में बैठ के दही बना लेता हूं, दूध मंगा लिया है, थोड़ी सी चाय गिर के इसकी दही बनाऊंगा, आपको मैं ऑर्गेनिक खिलाऊंगा, ऐसे थोड़ी है। आगे वाला आदमी परेशान है, जबकि आप जो सरकार से पैसे ले रहे हो, वो पैसे क्यों ले रहे हो? ताकि आप उन लोगों का काम कर पाओ, लेकिन आप ऑफिस में बैठ के दही जमा रहे हो। क्या ये चीज सही है? नहीं है। सरकार को भी पता थी कि ऐसे लोग हो ही जाते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए आपकी रिट देखने को मिलती है मैंडेमस। ठीक है, सरकार आपको आदेश देती है कि वरण का काम कर लो, अपना अपना काम तगड़े तरीके से कर लीजिए, जो आपका काम है ना वो काम कर लीजिए अपना। ठीक है, चलिए याद रखें। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? जब एक आदमी को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए। सैरिटोररी क्या होता है? जब एक कोर्ट अपना काम ठीक नहीं करता। क्यू वारंटो क्या होता है? जब कोई आदमी गलत तरीके से किसी पद का धारण कर लेता है। अच्छा, रिट होती है अपनी 5, एक रिट और इसके अंदर बसती है, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन और बसती है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रतिषेध। अगर कोई जो कोर्ट है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करने लगे, तब वो प्रोहिबिशन चाहती है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में सीधे तौर पर याद रखेंगे। अगला सवाल, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई। तो जो कॉलेजियम प्रणाली है, इसके बारे में आपको बताना है। कॉलेजियम प्रणाली कब से अस्तित्व में आई है, इसके बारे में आप बताएंगे। कॉलेजियम प्रणाली कब से अस्तित्व में आई, फटाफट बताओ, कब से अस्तित्व में आती है? मुझे ईयर ही बता दो, बाकी चीज अगर आप नहीं बता पा रहे हो, मुझे आप ईयर भी बता देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, फटाफट से बताओ। देखो भाई, इसके अंदर एक फर्स्ट जज केस आया था 1981 में। एक केस आया था फर्स्ट जज केस इन 1981। फर्स्ट जज केस आया था, फर्स्ट जज केस आया था 1981 में। तब मैटर खराब हुआ था, तब धीरे धीरे इस पर चर्चा की गई। फिर अगला केस आया, फिर आपका थर्ड जज केस आपको देखने को मिल जाता है। थर्ड जज केस आपको देखने को मिलता है 1998 का। फिर इसको वेरीफाई कर दिया, बट जैसे फर्स्ट जज केस आया था उसके बाद से 1993 से इसको लागू कर दिया गया था। जो कॉलेजियम सिस्टम है 1993 से लागू कर दिया गया था, लेकिन इसको स्थायी तौर पर लागू कब किया गया? क्या परमानेंटली अब ये चलता रहेगा? ठीक है, परमानेंटली अब ये चलता रहेगा, वो कब कहा गया? वो 3 जज केस के बारे बाद कहा गया, वो 1998 का केस था। बाबू केस पूछा है, ईयर नहीं पूछे। ईयर पूछता तो 93 आंसर था, ईयर पूछता तो 93 है। ठीक है, ईयर पूछता तो 93 आंसर होता। ठीक है, याद रखना, थर्ड जज केस 1998 का है। पूछा है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? हु कैन इशू ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए निर्देश कौन दे सकता है? ठीक है, कौन इनको निर्देश देता है, इसके बारे में बताइए। सर जी, हमें सीधे तौर पर पता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह क्षमता है कि वे हमारे मौलिक अधिकारों को बचाएं, हमारे मौलिक अधिकारों को बचाएं। आगे हम बात करते हैं, ये तो आपने देख लिया, जोरदार। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है? वारंट मिलते हैं, उन्हीं वारंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है, उसी के बारे में चर्चा की जा रही है, फटाफट आपको बताना होगा। तो वारंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है, उसके बारे में आप बताइए कि वारंट के द्वारा जो नियुक्ति है वो किस प्रकार से की जाती है। फटाफट बताओ, फटाफट आप बताइए किसके द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। बिना परेशानी के आप बताइए, कोई समस्या नहीं होगी। बच्चे मैं ये बता चुका हूं, और एक बार नहीं बताया मैंने, ये सवाल मैंने हजारों बार आपको बता रखा है कि भाई अंकुश कह रहा राम राम बुलंद से राम राम भाई साहब, अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये लिखा हुआ है 124 के दूसरे क्लॉज में, 124 के दूसरे क्लॉज के अंदर ये चीज आपकी लिखी हुई है, इसके बारे में आप स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे। समझे कि नहीं समझे? 38वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? मतलब इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू आपको कहां देखने को मिलता है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में बता दीजिए। कॉन्सेप्ट है अमेरिका का, ये कहां देखने को मिलता है, इसके बारे में चर्चा कर दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट हम बात करते हैं। अजी क्या कह रहा है? देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं, यह देखने को मिलता है आपको आर्टिकल 137 में।
क्यों? क्योंकि भाई 143 में तो आपको देखने को मिलता है एडवाइजरी पावर। एडवाइजरी पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट से जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है तो वो एडवाइस देगा। इसके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा 39वां। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावों में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटाए जाएंगे? कोई भी मैटर होता है, ठीक है, याद रखना, सेम वही है, इंपैक्ट वही है फिर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करिए और बताइए, ठीक है। चलिए सीधे तौर पर हम बात करते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद है, इनको सुलझाया जाता है। यह चीज लिखी हुई है आर्टिकल 71 में। आर्टिकल 71 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन में अगर कुछ लपड़ा होता है तो वो समझाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होगी, वो समझाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होगी, ठीक है, याद रखना। 80 के अंदर अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। 60 के अंदर अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर किसके बारे में चर्चा किया गया है? प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में किया गया है, पीजी भाई। 65 के अंदर अगर हम बात करें, कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके स्थान पर जो काम करेगा वह उपराष्ट्रपति करेगा। जोरदार। अगला सवाल यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने का उपाय प्रदान करता है? मतलब कोई आदमी है इंडिया में अपराध करके अगर इंडिया के बाहर चला गया है, ठीक है, तो उसके लिए आपका कौन सा प्रावधान काम करेगा, उसके बारे में बात चल रही है। यह सवाल भी आसान होगा। आर्थिक तौर पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। अब आप सोचेंगे सर विजय माल्या क्यों नहीं दबोचा गया? ठीक है, विजय माल्या क्यों नहीं दबोचा गया? भाई विजय माल्या इसलिए नहीं दबोचा गया क्योंकि इस अधिनियम में केवल शर्तों का उल्लेख है। इस अधिनियम को पूर्ण करने के लिए एक प्रत्यार्पण समिति भी बनती है। प्रत्यार्पण समिति भी बनती है। प्रत्यार्पण समिति का भी जिक्र होता है, और जो प्रत्यार्पण समिति आपको देखने को मिलती है ना बच्चा, उसको एक्स्ट्रा ट्रेडिशन ट्रीटी बोलते हैं, जो आपको यहां देखने को नहीं मिलती, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 41वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? मतलब जब तक गवर्नर किसी बिल पर कंसेंट दे नहीं देगा तब तक वो कानून बन नहीं पाएगा। इसके बारे में जो चर्चा की गई है उसको थोड़ा सा आप बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? गवर्नर की कंसेंट के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। बताओ फटाफट से। सर जी, सर मैं आपका परमानेंट स्टूडेंट हूं, पीजी एडिट का ऐसा कहना है। पीजी थैंक यू भाई, आप मेरे परमानेंट स्टूडेंट हो। करेक्ट आंसर लिखना, 200 है आंसर। 201 में बताया गया है, ठीक है, जो गवर्नर कैन होल्ड अ बिल, गवर्नर कैन होल्ड अ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसेंट, बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसेंट। अगर ये चाहे तो किसी बिल को प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए रोक भी सकता है, कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी गवर्नर किसी बिल को होल्ड रख सकता है, यह भी बताया गया है। 264 की अगर मैं बात करूं, 264 ये जो आपको रिलेट करता है, ये रिलेट करता है प्रक्रियाओं के बारे में कि वित्तीय प्रक्रियाएं कैसे प्रारंभ होंगी। और 164 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, कि सर आर्टिकल 164 बता दीजिए, इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, विधानमंडलीय जो आपका उल्लेखना है उसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका देखने को मिल जाएगा 200। बात आई समझ में? ठीक है, चलो जी ये लीजिए अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह को किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी? यह जोरदार है। जो भी सलाह है मंत्रियों के द्वारा दी जाती है राज्यपाल को, उसको देखा नहीं जाएगा, उसको टेस्ट फायर नहीं किया जाएगा। इसके बारे में चर्चा की जा रही है कि उसको टेस्ट फायर नहीं किया जा सकता। फटाफट बताइए, कोई भी सलाह है तो उसको टेस्ट फायर नहीं किया जाएगा, बताओ। फटाफट। हाँ जी, बहुत बढ़िया नितेश भाई, जिनका आप बता रहे हैं ना, ठीक है, वो मेरे आपसे पहले 10 बैच देख चुके हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। ये देखिए, अब यहां पर देखते हैं सही जवाब के बारे में। विच आर्टिकल स्टेट दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू गवर्नर शैल बी नॉट इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 163। ये आर्टिकल 163 के अंदर उल्लेखित है। इसके अंदर बेसिकली वैसे तो है राज्य कार्यकारी विस्तार है वैसे तो, बट इसी के अंदर ये चीज का भी उल्लेख है कि राज्य के द्वारा दी गई कोई भी ऐसी जानकारी को आप टेस्ट फायर नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना इनके बारे में, ठीक है।
परफेक्ट है। 161 के बारे में अगर हम बात करते हैं, 161 के बारे में बात करते हैं, गवर्नर की एक्सपेंशंस की बात कर रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा। अच्छा, 167 क्या होता है? हमारे चीफ मिनिस्टर के कर्तव्यों का उल्लेखना यहां पर की गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। आर्टिकल 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर की जाती है? एग्जैक्टली क्लॉज की बात करूं, 166 का पहला होगा कि भारत के अंदर किसी राज्य के द्वारा, ठीक है बिल्कुल ठीक है, याद रखें। ठीक है, अरे इशराम तो डटे को ना डट जा भाई, उड़े देखो था। इसमें कहा गया है कि राज्य के जितने भी काम कराए जाएंगे, एक राज्य के अंदर जितने भी काम किए जाएंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे? सर, राज्य के अंदर होने वाले सभी काम राज्यपाल के नाम से होते हैं, ऐसा 166 के पहले क्लॉज में लिखा हुआ है। 166 के पहले क्लॉज में ये चीजें लिखी हुई हैं, इसके बारे में आप याद रखेंगे। दूसरा है, राष्ट्रपति के नाम से कोई काम हो सकता है? नहीं, राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्यकारी कार्य होंगे। एक राज्य के सभी, एक केंद्र के सभी कार्यकारी कार्य, इंटरनेशनल ट्रीटीज, ये सब इनके नाम पर होंगे। वो 53 में लिखा हुआ है। अगला, अच्छा, राज्य अधिवक्ता कहां पर होता है? आर्टिकल 165 में राज्य अधिवक्ता होता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रालय को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जितने भी वेलफेयर मिनिस्टर्स हैं ट्राइबल्स के लिए, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। फटाफट इसमें बताएंगे क्या आंसर होगा। देखो, बहुत आसान तरीका है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो होते हैं वो वहां के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो वहां पे गवर्नर रहा होगा वही वहां पर अपॉइंटमेंट देता है। तो सीधे तौर पर आप याद रखेंगे कि गवर्नर के द्वारा ही वेलफेयर मिनिस्टर जो होते हैं उनको किया जाता है अपॉइंट। इनके बारे में आप एग्जैक्टली याद रखेंगे, हर एक राज्य में अलग अलग रहेंगे। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं, लीजिए अगला सवाल। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? जो राज्यपाल होता है उसके अध्यादेश से कौन रिलेट करता है? सर, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 आपको देखने को मिलता है जो बताता है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है कि? हाँ जी, नहीं जी, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, राज्यपाल के अध्यादेश का भी अधिकतम कार्यकाल वही हो सकता है, 6 माह 6 सप्ताह, यही हो सकता है। क्योंकि हम अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए अगर हम देखते हैं क्लॉज को, अगर हम प्रेसिडेंट के लिए क्लॉज को देखते हैं तो यह आर्टिकल 123 आपको देखने को मिल जाता है। तो यह चीज भी आपको यहां थोड़ी समझनी होगी। ठीक है, सीधे तौर पर इसको याद रखना। अब अगला सवाल यह रहा 46वें नंबर का, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के अवकाश में होने के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों से संबंध रखता है? विच आर्टिकल रिलेट टू द पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोम्युलेगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर? सर, गवर्नर का यह सेम ही है, भाषा अलग है, रूप बदल के आया है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सर, 44वां किस आर्टिकल के अंदर आएगा? मध्य प्रदेश, उड़ीसा जनजातियों के। भाई, इसके लिए आर्टिकल रखने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आर्टिकल चाहिए तो भैया आर्टिकल 154 है। लो, आगे बढ़िए। अगला सवाल ये रहा, राज्यपाल की शक्तियों से संबंध रखता है, यह आर्टिकल 213 ही होगा, जो गवर्नर का ऑर्डिनेंस आपको देखने को मिल जाता है। समस्या नहीं है भैया सोम शर्मा। ठीक है सर जी, आपको मराठी आती है? मराठी आती नहीं है, अगर आप कुछ सिखाओगे तो सीख लूंगा। ऑर्डिनेंस प्रोमोगेटेड अंडर 213 विड्रॉन बाय होम? अगर कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस है जो राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है और इसको रोका जाना है या इसके ऊपर कुछ कार्यवाही की जानी है, तो वो कार्यवाही किसके द्वारा की जा सकती है? यह संभवतः कहां ऐसा हो सकता है कि यह पॉसिबल है? कहां ऐसा हो सकता है कि यह पॉसिबल है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, वो आप बताएंगे। बताइए फटाफट से। ठीक है, फटाफट बताओ। देखो, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो अगर गवर्नर ने उसको जारी किया है तो गवर्नर ही उसको वापस ले सकता है। ठीक है, गवर्नर ने जारी किया है तो गवर्नर ही उसको वापस ले सकता है, इसके अंदर कोई और परिवर्तन संभव नहीं है। गवर्नर जारी करेगा, गवर्नर ही उसको वापस लेगा, दैट इज एग्जैक्ट। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल यह रहा 48वां, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह समुदाय को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। देखो, बहुत सिंपल है, यह गवर्नर के लिए कहा गया है, ये आया था 2020 में।
अब एग्जैक्टली ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा अब आपसे, ठीक है, ये तब पूछ लिया था, तब की बात अलग थी, अब नहीं किया जाएगा। वीआईपी मासूम अब एक सदस्य को नियुक्त कर सकता था, बट इसके लिए जो कंडीशन थी वो आर्टिकल 333 में हुआ करती थी, इसको रद्द कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको भी रद्द कर दिया गया है। इसको 104th CAA देखने को मिलता है, 104वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है 2019 वाला, उसके माध्यम से इसको रद्द कर दिया गया है, इसके माध्यम से इसको रद्द कर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं 49वां सवाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में इससे अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे। यह आर्टिकल 170 में बताया गया है कि भाई 500 से ज्यादा नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे। बट यहां पर क्या होता है ना कि यहां पर कई जगह आपको दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन। जैसे आपको देखिए, हम पुदुचेरी में 30 है, सिक्किम में 32 है, तो वो चीज भी आपको यहां देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारतीय विधानमंडल की सदस्यता के बिना किसी व्यक्ति को कितने माह तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। मतलब बात यह है कि जैसे विधानमंडल की मैं बात करता हूं, विधानमंडल की मैं बात करता हूं कि जो विधानमंडल है, क्या है जी, विधानमंडल है यानी लेजिस्लेचर है। तो बच्चे अगर मैं विधानमंडल की बात कर रहा हूं, लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूं कि लेजिस्लेचर है, ठीक है जी। अब इसी लेजिस्लेचर के अंतर्गत हम उल्लेखना करना शुरू करते हैं। यह आर्टिकल 168 में है। इसके लिए देखने को मिलते हैं 169 में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद इसको बोला जाता है, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको बोला जाता है। 170 है, इसको बोला जाता है विधानसभा, ठीक है, विधानसभा इसको बोला जाता है। इसकी संरचना का पूरा उल्लेख है, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ये पूरा उल्लेख 171 में भी देखने को मिलता है। अब अगर इन्हीं दोनों के अंतर्गत हम चर्चा कर ले रहे होते हैं तो हमें पता लगता है कि विधानमंडल के बारे में उल्लेखना क्या है, 168 के बारे में उल्लेखना क्या है। हमें यहीं से पता लग गया कि कोई व्यक्ति ना तो विधान परिषद का सदस्य है ना विधानसभा का सदस्य है। जैसे मैं हूं, मैं दोनों में से किसी का सदस्य नहीं, लेकिन फिर भी अगर गवर्नर ये घोषणा करता है और जो पार्टी है जो इलेक्शन जीत के आई है वो भी ये मानती है कि मुझे वह चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो मुझे चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, बना सकते हैं। कब तक के लिए मैं चीफ मिनिस्टर रह सकता हूं? सर मैं अधिकतम 6 माह तक चीफ मिनिस्टर रह सकता हूं। अगर 6 माह के बाद भी मैंने इनमें से किसी एक सदन को धारण नहीं किया तो फिर मेरी पार्किंग लग जाएगी। सर क्या ऐसा वाकई में संभव है? इंदिरा गांधी को जब पहली बार बनाया गया था ना प्राइम मिनिस्टर, तब वो किसी सदन की सदस्य नहीं थी। अगला सवाल, अच्छा 50 सवालों में आपके सही कितने और गलत कितने ये भी बता दीजिए। 50 क्वेश्चंस में कितने सही हैं कितने गलत ये जरूर बता दीजिए। ये जानना जरूरी होगा क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं, पूरा भारत जानना चाहता है कि आप कैसे हैं, आपने कितने सवाल इसमें से सही किए, कितने सवाल आप इसमें सही नहीं कर पाए, ये भी जानना चाहते हैं। हर कोई जानना चाहता है, फटाफट बताओ। ठीक है, फटाफट बताइए। चलिए फटाफट बताइए, क्या करोगे सर सीएम बन के? अरे क्या ही करूंगा। करेक्ट आंसर ये रहा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है? विच आर्टिकल प्रिवेंट कोर्ट फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? राज्य के अंदर जितने भी कर्तव्य होते हैं उनको होने से रोकता है। इसके अंदर कोई भी काम चल रहा है तो इस पूरे काम को रोक दिया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर को काम को रोक दिया जाएगा। इसके बारे में ही चर्चा आपकी की जा रही है, फटाफट बताइए। ठीक है, ठीक है, देखो लाइकों की संख्या आराम से 400 पहुंच जाएगी, ताबड़तोड़ एक लाइक मारते हैं और लीजिए 400 पार। ठीक है, चलिए अब करेक्ट आंसर की बात करते हैं कि देखो प्रोसीडिंग्स जितनी भी एक राज्य के अंदर हो रही हैं उसके अंदर जो कोर्ट है वो प्रोसीड नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 212 के अंदर। इसी प्रकार से यह सेंटर लेवल पे भी काम करता है। अगर मैं यहीं जाता हूं सेंटर के लेवल पर, अगर मैं जाता हूं सेंटर लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर अगर मैं पहुंचता हूं, केंद्र स्तर पर पहुंचता हूं, केंद्र स्तर पर हमें कई बार पता लगता है कि यह काम कैसे संभव है। केंद्र स्तर पर पहुंचे, केंद्र स्तर पर जाने तो हमें यहां पे ही पता लगेगा लल्ला कि केंद्रीय स्तर पर अगर आप इसी प्रकार का कोई काम करना चाहते हो, आपने सोच लिया अपने दिमाग में, तो इसके अंदर आपको याद रखना होगा कि आर्टिकल 121 कहता है कि जो संसद है वो सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं करेगा। संसद जो है कोई दखल नहीं देगा, संसद कोई दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट में। और 122 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कोई दखल नहीं देगा संसद में। तो ये चीज यहां पे लिखी हुई है, इन आर्टिकल्स में लिखी हुई है। सेम यहां पे है, राज्य में एक केंद्र में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा 52वां,
राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों तथा संवर्ती सूची में शामिल विषयों के बीच विसंगतियों को दूर करने का अधिकार देता है। इसके बारे में आप मुझे बताइए। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। पूछा है विच आर्टिकल ऑफ प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व इनकंसिस्टेंस बिटवीन लॉज एंड द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? देखो जी, आपको एक आर्टिकल देखने को मिलता है 254, एक आर्टिकल है 254 आर्टिकल है आपका, ठीक है। क्या है बाबू? 254 आर्टिकल आपको देखने को मिलता है जो ये कहता है कि कोई भी कानून राज्य ऐसा नहीं बना सकता जो संसद के किसी कानून को खराब कर दे। तो करेक्ट आंसर है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो संसद के किसी कानून को रद्द कर दे। इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 254 आर्टिकल। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों के प्रस्ताव के द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना चाहिए? देखो, इसके लिए ये प्रकार का सवाल मुझे इतना पता है कि दीज आर स्पेशल क्वेश्चंस बाय मी। इनको मैं हर एक क्लास में इसी स्तर पर कवर कराता हूं। अगर यहां पे लिखा होता कि आर्टिकल 352 के थ्रू पारित है, तो इसके अंदर समय होता 1 माह में पारित होना जरूरी है। 1 माह में पारित होना जरूरी है, वरना रद्द हो जाएगा। अगर यहां 356 हो जाता तो फिर यहां हो जाता 2 माह। 360 है तो यहां पे कितना रहेगा? तो भी इसमें 2 माह ही रहेगा कि 2 माह में पारित होना जरूरी है, अन्यथा यह रद्द हो जाएगा। ठीक है, यह चीज इसके अंदर उल्लेखित होती है, यह चीज इसके अंदर उल्लेखित होती है। इसके बारे में याद रखेगा, ठीक है। चलिए, बिना परेशानी के इसमें याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? आज ही की क्लास में मैं इसको पढ़ा चुका हूं। एनसीएससी के बारे में पूछा गया है बच्चा। किसके बारे में? एनसीएससी के बारे में पूछा गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास के बारे में पूछा गया है। फटाफट बताइए एनसीएससी के बारे में जो उल्लेखना की गई है। ठीक है सर, एमटीएस हवलदार के लिए देख कर देंगे। एमटीएस हवलदार के लिए कैसी बात कर रहे हो? ये बताइए फटाफट से। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए चर्चा की जा रही है, इसमें आप चर्चा कर लेंगे जी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए वो कौन सा होगा? तो आप सीधे तौर पर बताएंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल 338 देखने को मिलता है। ठीक है, यह एनसीएससी के लिए चर्चा करता है, एनसीएससी के लिए चर्चा करता है। सीधे तौर पर बात है ये। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, 338 जोरदार जोरदार। अब हम बात करते हैं अगला। भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्य निकाय बन गया और फिर से इसे इसमें एकल सदस्य निकाय बनाया गया। बताइए, जो इलेक्शन कमीशन है वो 1989 में बन जाता है प्राइम मेंबर, क्योंकि राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस आया था। लेकिन दोबारा से फिर ये एकल सदस्य निकाय कब बनता है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। ये दोबारा से एकल सदस्य निकाय कब बन गया? ठीक है, फटाफट से बताओ। और फिर दोबारा से त्रिसदस्य कब बना, ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, अगर करेक्ट लेवल पे मैं बात करूं, जो इलेक्शन कमीशन है इसको ट्राई मेंबर बॉडी बनाया जाता है 1989 में प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस से। ये कैसे होता है? 1989 में बाय प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बने हैं। बाय प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ऐसा हुआ, बाय प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ऐसा होता है। ऑर्डिनेंस ऐसा होता है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश इसमें जारी हुआ, तब जाकर ये ऐसा हो पाया। और इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं, इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं कि सर राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस तो यहां आ गया था, लेकिन इसके बाद 1990 में दोबारा से एकल मेंबर बॉडी बन गया। लेकिन स्थायी तौर पर कब बना था? सर ये स्थायी त्रिसदस्य कब बना? स्थायी त्रिसदस्य कब बना था? सदस्य से त्रिसदस्य कब बना? सर स्थायी तौर पर त्रिसदस्य बनता है 1993 में बनता है स्थायी तौर पर त्रिसदस्य निकाय। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, हु प्रेसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों ही सदनों के अंतर्गत बातें की जा रही हैं, पार्लियामेंट के दोनों ही सदनों के अंदर बातें की जा रही हैं हाउस ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर। तो इसके बारे में आप चर्चा करेंगे कि भैया प्रेसिडिंग इसमें कौन कर सकता है। फटाफट बताइए। फटाफट बताओ।
देखो यार, बहुत बढ़िया सवाल है ये, इस सवाल का जवाब देना भी बनता है आपका, बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलिए देखो अब हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सर अगर ऐसा होता है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सर इसमें वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कर सकता है। चेयरपर्सन नहीं कर सकता राज्यसभा का, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति है, इसलिए नहीं कर सकता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा के उपसभापति ऐसा कर सकते हैं, राज्यसभा के उपसभापति ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए अब 57वें नंबर का। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक हो सकती है? सर इसके लिए आपको देखने को मिलता है 91 संशोधन आपको देखने को मिला था, 91 संविधान संशोधन 2003 देखने को मिला था। इसके अंदर यह बात क्लियर दी गई थी कि 15% से अधिक नहीं हो सकते और मिनिमम हो सकते हैं 12% नहीं 12 मेंबर्स, और मैक्सिमम हो सकते हैं 15%। ठीक है, चलिए जो पीडीएफ नहीं पहुंची है वो आज पहुंच जाएंगी, सारी पीडीएफओ को आज भेज दिया जाएगा लल्ला। ये लीजिए अगला सवाल 58वां। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं हो सकती? जस्ट अभी बता के आऊं बच्चा, 15%। सेम कॉन्सेप्ट संसद के लिए है और फिर सेम ही कॉन्सेप्ट राज्य के लिए है, इसमें कोई अंतर नहीं है लल्ला, कोई भी अंतर नहीं है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है? पूछा है व्हाट आर द राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स विद रेस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर। एक स्टेट लेजिस्लेचर में एक मंत्री के अधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा की जा रही है, इसका आपको बताना है, फटाफट से बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, देखो इसको भी मैं बहुत बार बता चुका हूं। इसके लिए आर्टिकल 177 काम करता है, इसके लिए आर्टिकल 177 काम करता है, 176 नहीं है 177 है। 176 क्यों नहीं है वो भी समझ लीजिए। यह है राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल अभिभाषण है, ये अभिभाषण आपको देखने को मिल जाएगा, अभिभाषण है। और यह है क्या? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। यह है क्या? आपका राज्यपाल विशेष अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण आपको देखने को मिलता है, अभिभाषण आपको देखने को मिलता है। ये राज्यपाल का अभिभाषण है, ये विशेष अभिभाषण है। एड्रेसिंग है, एक स्पेशल एड्रेसिंग है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है 177, ये राज्य के मंत्रियों के कर्तव्य हैं लल्ला। जे कहा है, जे राज्यों के मंत्रियों के कर्तव्य हैं, डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? मतलब किसके पास पावर है कि एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है 2 या अधिक राज्य के लिए? आर्टिकल 231 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 231 कहता है एक ही हाई कोर्ट 2 राज्यों के लिए हो सकता है। 231 कहता है कि एक ही हाई कोर्ट जो है वो 2 राज्यों के लिए हो सकता है। ऐसा कहां पर कहा गया है ये बताइए, और ये क्षमता किसके पास है? और बताओ, 60 सवाल हम कर चुके हैं और तकरीबन 1.5 घंटे से हम लगे हुए हैं, तो कैसा लगा आपको पहले ये भी बताते रहिए बीच में। ठीक है, रमाकांत कह रहे हैं कि सर करंट ज्यादा पूछे जा रही है, तो करंट के लिए तो करंट में लगा रहा हूं ना रोज शाम को 6 बजे, तो शाम को 6 बजे आपकी क्लास चल तो रही है, करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज चीजें ले रहे हैं हम। ठीक है, ये भी तो समझिए आप बिना परेशानी के। बताओ फटाफट से, अगर करेक्ट लेवल पे हम बात करें कि हाई कोर्ट है जो 2 या अधिक स्टेट्स के लिए हो सकता है, तो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे पार्लियामेंट की शक्ति आपको देखने को मिलती है, दिस इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चलो बात आई समझ में, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं 61वां, भारत के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इन इंडिया? हाई कोर्ट के अंतर्गत बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बनने वाली। ठीक है, चलिए देखो करेक्ट आंसर के तौर पर बात करूं, अगर हम बात करते हैं फातिमा बीवी, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनी है। ये क्या बनी है? सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, ना कि मुख्य जज। सुप्रीम कोर्ट में क्या बनी है? सुप्रीम कोर्ट में बनी है जज, ना कि मुख्य जज। तो मुख्य जज बनने के बारे में जो अगर हम देखते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं लीला सेठ।
लीला सेठ आपको देखने को मिली है जो पहली भारतीय महिला बनी है जो उच्च न्यायालय के अंदर मुख्य जज बन चुकी हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा लीला सेठ। लीला सेठ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लगभग 1990s के आसपास की बात है। ये हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट की जज बनी थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, एट हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़िए। केंद्र राज्य और अंतरराज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? सर, अंतरराज्य परिषद का गठन होता है 1990 में, इसका गठन हुआ था। आर्टिकल की मैं बात करूं, आर्टिकल 263 आपको देखने को मिलता है। सहभागिता बढ़ाता है दो राज्यों के मध्य। अधिकार के तौर पर मैं बताऊं तो यह हमारे प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है, परंतु इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा ही हमारा पीएम रहेगा। इसका जो अध्यक्ष रहेगा वो हमेशा ही हमारा पीएम रहेगा। तो वर्तमान में अगर हम इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो मोदी जी उसके हेड है। ठीक है, आगे बढ़िए। 63वां सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? जीएसटी काउंसिल के बारे में अगर मैं बात करूं कि इससे रिलेट कौन करता है, हु इज रिलेटेड टू जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल से रिलेट कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल से रिलेट कौन करेगा? मुकेश भाई जी, बीएनएस की क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल से रिलेट करता है 279A। 279A जो होता है वो जीएसटी काउंसिल से रिलेट करता है। बड़ा बेहतरीन और मजबूत आर्टिकल है। इसमें हमें पता लगता है जीएसटी काउंसिल के बारे में। 33 सदस्य होते हैं इसके अंदर, और जिसके अंदर अध्यक्ष होता है हमारा फाइनेंस कमिश्नर। अध्यक्ष कौन होता है? हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हमारा अध्यक्ष इसमें होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 269A में बताया गया है आईजीएसटी के बारे में, इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में। इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में यहां बताया गया है। साथ में यह बताया गया कि इंटरनेशनल लेवल पर जब जीएसटी लगती है तो उसका प्रावधान क्या होता है, वो 269A में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। 246A में बताया गया है कि जीएसटी जो है वह समवर्ती सूची का विषय है, यह बताया गया है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाएगा? 280 के तहत क्या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनता है? नहीं सर, यह केवल स्टैच्यूरी बॉडी है, संविधान में नहीं है। स्टैच्यूरी बॉडी है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। यह देखा जाए तो ये केवल वैधानिक निकाय है। स्टैच्यूरी बॉडी देखने को मिलती है, इसके लिए एक्ट आता है 1990 में। एक्ट आता है 1990 में, स्थापना होती है 1992 में। स्थापना होती है 1992 में। पॉइंट आता है फिनांस कमीशन, यह आर्टिकल 280 में आता है, इसके बारे में ऐसे याद रखेंगे। अटॉर्नी जनरल 76 में आता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1963 में बनता है, बट इसके लिए भी चीजें नहीं है। करेक्ट आंसर पूछा गया है 280 में क्या आता है? वित्त आयोग। ठीक है, बात आई समझ में? वित्त आयोग आता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। जोरदार जोरदार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 5 मेंबर बॉडी है, करेक्ट है। वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी या नहीं है? भारत संविधान के अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा कर रहा होता है। फाइनेंस कमीशन की जो शर्तें होती हैं उसके बारे में चर्चा करना यह 280 के अंतर्गत बताया जा रहा होता है। 281 में यार इसकी शर्तें, इसकी शर्तें कहां पे हैं? इसकी जो शर्तें हैं वो 281 में है। तो करेक्ट लेवल पे हम बात करें, केवल ए ही इसमें सही हो सकता है। केवल और केवल ए ही इसके अंतर्गत सही हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, केवल और केवल ए ही इसके अंदर सही हो सकता है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, अगर नोट कर लिया। ठीक है, चलो जी, फूफा जी डट जाओ। ठीक है, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? संपत्ति के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? यह आर्टिकल 31 में हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में हुआ करता था, बट फिर होता है आपका 44 संशोधन जो होता है 1978 के अंतर्गत। और फिर क्या हुआ कि भाई साहब ये 31वां आर्टिकल 300A में पहुंच जाता है। 31वां आर्टिकल 300A में पहुंच जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार 300A के अंतर्गत उल्लेखित है। 300A के अंतर्गत उल्लेखित है। यह जब किया गया था तो उस समय आपको पीएम कौन देखने को मिलते थे? मोरारजी देसाई देखने को मिल रहे थे। ठीक है, चलिए
ठीक है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 आपको देखने को मिल रहा है, इसी के बारे में याद रखेंगे। जोरदार। आगे समझिए अगला सवाल। भारतीय संविधान के भाग में अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। अब बात यह आती है कि 301 कौन से भाग में जाता है? सर ये 12वें भाग में जाता है, क्योंकि 12वें भाग को अगर हम देखें, 12th पार्ट को देखें तो 264 से लेकर 300A तक जाता है। एक्सपेंशन वित्त संविधाएं आपको देखने को मिल जाती हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है 12th नंबर का भाग। 12th नंबर का भाग आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका। भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अध्यारोपित करने की शक्ति है? तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द इंडियन पार्लियामेंट हैव द पावर टू इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स? ये है भाई साहब आपका एसएससी का सवाल है। अब कब का है वो मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो एसएससी के चेयरमैन साहब हैं उन्होंने मना किया है कि अगर ऐसे लिख दिया तो बेटा बता दूंगा फिर। ठीक है, ऐसे लिख नहीं सकता दरअसल में। ये भाई साहब आप कहते हैं ये लिखा हुआ है 302 में, जो आर्टिकल 302 है उसके अंतर्गत ये बात बताई गई है। आर्टिकल 302 में ये बात बताई गई है। ठीक है, कि भाई इंपोज किया जाता है रेस्ट्रिक्शंस, कि राज्य अपनी मनमर्जी से कोई व्यापार नहीं कर सकता। अगर राज्य मनमर्जी से व्यापार करेगा तो वो गलत होगी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बाबू क्या? 302 आपको देखने को मिल जाएगा, 302 आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल ये रहा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार पर प्रतिबंध अध्यारोपित करने का अधिकार देता है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो अधिकार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, उसके बारे में चर्चा आपको करनी है। तो इसके बारे में बताइए। सर जी सेम है, आर्टिकल 302 ही है जो बताता है कि किस प्रकार से दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी दो भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य के पारस्परिक संबंध बन सकते हैं, और अगर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो केंद्र लगा सकता है। 302 ही आएगा, क्योंकि व्यापार वाणिज्य संबंधित यही है। 34 तो आपका यहां आ जाएगा फिर इस चीज के लिए कि अगर 34 की बात कर लूं तो सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां सैन्य कानून लगा हुआ है तो वहां मौलिक अधिकारों में कमी हो जाएगी। ठीक है, 202 के अंदर लिखा हुआ है राज्य का बजट, 100 में लिखा हुआ है संसदीय प्रक्रियाएं। ठीक है, लीजिए 17वां सवाल। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, जो क्षमताएं किसी के पास है वो राज्यसभा के पास है, यह आर्टिकल 312 में बताया गया है। देखेंगे, बहुत बढ़िया, जोरदार। अगला सवाल ये रहा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? कि संसद के द्वारा सृजित सेवाएं हैं, ये पूछा गया है कि ये आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे। ठीक है, तो कौन सी सेवाएं आपको यहां देखने को मिल जाती हैं, इसके बारे में आप बताइए। सर जी हमारी 3 सेवाएं हैं जिनको हम अखिल भारतीय सेवा के तौर पर जान सकते हैं, और वो 3 सेवाएं कौन कौन सी हैं? सर एक आईएएस आपको देखने को मिलती है, एक आईपीएस आपको देखने को मिलती है, एक आईएफएस आपको देखने को मिलती है, फॉरेस्ट सर्विसेज आपकी ये है। ये 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये 312 के अंदर उल्लेखित की गई हैं। ठीक है बच्चा, भूलना मत इसको। अब 72वें नंबर का सवाल है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करता है? कि सिविल सर्विसेज का जो गठन होगा, एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा, उसके बारे में चर्चा की जा रही होती है। तो एक लोक सेवा आयोग का गठन आर्टिकल 315 के अनुसार किया जाएगा, कि यहां आपको देखने को मिल जाएगा यूपीएससी देखने को मिल जाएगा, एसपीएससी देखने को मिल जाएगा, जेपीएससी आपको देखने को मिल जाएगा। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 3 अलग अलग प्रावधान इसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, याद रखना। आरएएस क्या है? एक स्टेट पीएससी के अंतर्गत आने वाली एक अधीन सेवाएं है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़िए, अगला सवाल। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार किस संस्थान के लिए भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। देखो, अगर हम बात करें
324 में हमें एक ही चीज देखने को मिलती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भारत के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, इन सब का चुनाव कराता है। ठीक है, इन सब का चुनाव कराता है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों को कौन यहां पर दिशा निर्देशित करता है, उनके बारे में पूछा गया है कि इनको दिशा निर्देशित करने के लिए क्या आपको देखने को मिलता है। सर जी, आचार संहिता देखने को मिलती है, कोड ऑफ कंडक्ट आपको देखने को मिलता है। 75वें नंबर का सवाल है, चुनाव लड़ने और सरकार को सत्ता में काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है। मतलब होता यह है कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक साथ आते हैं, फिर वो क्या फॉर्म करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी। तो ये रहा आपका आज की क्लास का लास्ट सवाल। ये सवाल का आपको घर से आंसर करना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। लोकसभा में 84 सीट देखने को मिलती है एससीज के लिए, 47 सीट देखने को मिलती है एसटीज के लिए। ये किस आर्टिकल में लिखा है। बाकी के बचे हुए 25 सवाल आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, बाकी के बचे हुए जो 25 सवाल हैं वो आप किस प्रकार से कर पाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अगर हम बाकी के 25 सवालों के बारे में बात करते हैं तो वो क्वेश्चन आप ताबड़तोड़ तरीके से कर सकते हैं और वो आपको मिल जाएंगे कहां पर, जो हमारी टेस्ट रैंकिंग प्लेटफॉर्म है, टेस्ट रैंकिंग पर आपको वो देखने को मिल जाएंगे बाकी के 25 सवाल। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम है वहां पर भी इन 25 सवालों को दिया जाएगा ताकि जो आप पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन आप कर पाए, उसका टॉप मोस्ट क्रीम लेवल्ड क्वेश्चन उसमें से कर पाए, जो टफ है, आसान है, जैसे भी है। ठीक है, तो आज की क्लास यहां तक रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। क्लास कैसी रही है वो जरूर बताना और कल की क्लास में जरूर आना। एक क्लास आपकी आज शाम को 6 बजे भी चलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।